नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे वायुमंडल, और वायुमंडल में पढ़े थे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल क्या होता है, कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, उन गैसों में किस गैस की क्या महत्व, क्या विशेषताएं होती हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग वायुमंडल का सेकेंड पार्ट लेके चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका 3 या 4 भाग बनाना पड़ेगा मुझे। तो आज हम लोग का जो दूसरा पार्ट चल रहा है, दूसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिएगा। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन की विशेषताएं एंड नाइट्रोजन की विशेषताएं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और जल वाष्प। ये सारे आपके वायुमंडल के घटक हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यदि अगली वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि ये भी वीडियो आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ। देखिए, कह रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके द्वारा छोड़ी जाती है? पेड़ पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रतीक होता है CO2 होता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहा जाता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सभी गैसों में सबसे भारी गैस मानी जाती है। ये सभी गैसों में सबसे भारी गैस मानी जाती है। और आपको पता है कि ये गैस सबसे भारी होगी तो ये पृथ्वी के कहाँ पाई जाएगी? जब सबसे भारी होगी तो पृथ्वी की निचली सतह पर पाई जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के निचली सतह पर पाई जाएगी, यानी ये सबसे ऊपर नहीं जाती, यानी ऊंचाई तक नहीं जा पाती है ना। तो ये भारी होती है और पृथ्वी के सबसे निचली सतह पर पाई जाती है। जो इस गैस का विस्तार होता है वो तकरीबन लगभग 32 किलोमीटर तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो विस्तार होता है ये 32 किलोमीटर तक होता है ना। यहाँ देख रहे हैं इसका विस्तार जो होता है 32 किलोमीटर तक। आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जो सूर्य से आने वाली किरण होती है ना, उसके लिए पारगम्य होती है। लेकिन पृथ्वी से जो विकिरण प्रवाहित होता है इसके लिए अपारगम्य होती है। अब पारगम्य और अपारगम्य मतलब क्या होता है? पारगम्य मतलब होता है आर पार जाना, अपारगम्य मतलब होता है आर पार नहीं जाना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है सूर्य के द्वारा जो प्रकाश की किरण आती है उसको आर पार जाने देती है, लेकिन पृथ्वी पे वो प्रकाश टकराती है और पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है इस ऊष्मा को ये वापस जाने नहीं देती है। इसी कारण है ना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जिसके कारण आपका कौन सा प्रभाव होता है? हरित गैस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, है ना। इसका है ना, ये जो इसका उत्तरदायी होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब इसमें क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग क्या करेंगे? पौधे लगाएंगे। और पौधे लगाएंगे तो आप जानते हैं कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस की मात्रा होती है ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना, बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि जो सभी गैस होती हैं वायुमंडल में, जितने भी गैस होती हैं ये सभी गैस स्थिर होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल में क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ती जा रही है इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान और क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इसके प्रभाव को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाना चाहिए? पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कौन सा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। और वायुमंडल के निचले परत में, ये वायुमंडल के जो सबसे निचला परत होता है इसको क्या करती है? गर्म रखती है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वायुमंडल के निचले परत को क्या करती है? गर्म रखती है। जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण इनकी मात्रा लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे नहीं होता है, कहते हैं लोग कि खेत में आग लगा रहे हैं। जब खेत में आग लगाते हैं यानी जीवाश्म ईंधन, जो जीवों का ईंधन होता है ना, जो जीवों द्वारा प्राप्त ईंधन होता है उसको जलाने से इसकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना। इसलिए घास को, उसको, पेड़ पौधों को जलाना नहीं चाहिए, है ना। उसको काट करके उसको खेत में फेंक देना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सड़ जाता है। इस समय लोग क्या करते हैं? जब गेहूँ की कटाई होती है, जब गेहूं काटा जाता है तो उसके जो डंठल बचते हैं उसमें आग लगा देते हैं। धान के डंठल में भी आग लगाते हैं। नहीं करना चाहिए, उसको जोत करके छोड़ देना चाहिए और खेत में पानी भर देना चाहिए, जिसके कारण वो क्या हो जाए? सड़ जाए, है ना। तो वहाँ से जो जीवाश्म ईंधन यानी जो जीवाश्म जल रहे हैं उसके कारण आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं ओजोन। ओजोन परत या ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप होती है। ओजोन परत ऑक्सीजन गैस का एक विशेष रूप होती है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस का प्रतीक होता है O2, लेकिन ओजोन का होता है O3। क्या होता है?
O3। तो यही कह रहा है कि जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप होती है ना। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर न्यून मात्रा में मिलती है। जो ओजोन गैस है ये वायुमंडल की अधिक ऊंचाई पे यानी बहुत कम मात्रा में मिलती है, और इसका काम क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है, इस पराबैंगनी किरण को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और शुद्ध किरण को क्या करती है, पृथ्वी के पास भेजती है। और क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ओजोन परत में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। अब ओजोन परत में जब धीरे धीरे छिद्र हो रहा है तो ये क्या करेगी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को हमारे तक पहुंचा देगी, जिससे क्या होता है, आपके त्वचा संबंधी सारी बीमारियां होती हैं, है ना। तो इसको रोकने के लिए हमारे वायुमंडल को क्या करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। जब हमारा वायुमंडल शुद्ध रहेगा तो ओजोन परत की मात्रा क्या होगी, बनी रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, आप लोग को बता दिए हैं। आगे जलवाष्प, क्या है, जलवाष्प। जो जलवाष्प है हमारे वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जलवाष्प हमारे वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और संपूर्ण जलवाष्प का जो 90% भाग होता है ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। संपूर्ण जलवाष्प का जो 90% भाग होता है ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जलवाष्प किसे कहते हैं, है ना, जल के वाष्प को, जल के वाष्प को क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, ठीक है। आगे आप जानते हैं कि जब जलवाष्प का संघनन होता है, यानी जब जलवाष्प संघनित होता है तो क्या किसका निर्माण होता है, बादल, वर्षा, कुंवारा, ओस, तुषार, हिम, इन सभी का निर्माण होता है। जलवाष्प के संघनन होने से आपका बादल, वर्षा, कुंवारा, ओस, तुषार, हिम, इन सभी का क्या होता है, आपका निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये सूर्य के ताप को क्या करती है, अवशोषित करती है, तथा सूर्य द्वारा जो उत्पन्न विकिरण होता है ना, उसके ऊष्मा को क्या करती है, ये संजोए रखती है। जो पृथ्वी द्वारा उत्पन्न विकिरण होता है इसकी ऊष्मा को क्या करती है, संजोए रखती है। इसलिए जो ये हमारे वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। जलवाष्प हमारे वायुमंडल के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार यह एक कंबल का भी काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक ठंड होती है और न ही तो अधिक गर्म होती है। ये काम किसका होता है, जलवाष्प का होता है, ठीक है ना। वायुमंडल की स्थिति स्थिरता तथा जलवाष्प से नियंत्रित होती है। जो वायुमंडल की, है ना, स्थिरता भी किससे नियंत्रित की जाती है, आपकी जलवाष्प से नियंत्रित की जाती है, ठीक है। एंड लास्ट इसमें पॉइंट है जो आपका पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प अत्यधिक उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए किन किन गैसों का अधिक महत्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यदि अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये क्लास तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगले हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वायुमंडल की जो परतें होती है ना, वायुमंडल की परत, और अगले क्लास में हम लोग वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।